नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ ने देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को दी मंजूरी। लंबे वक्त से हो रही थी मांग। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(वी) के तहत राज्य सरकार करती है घोषित। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन। मोहम्मद यूनुस बने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। और आरबीआई ने लगातार 9वीं बार नहीं किया रेपो रेट में बदलाव। एमपीसी करती है घोषणा। महंगाई को नियंत्रित करना है मकसद। अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के अर्जुन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो सुना होगा आपने। नहीं सुना तो मैं बताता हूं। अर्जुन P2I बैच में आपको 1000+ घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, CSET क्लासेस, ये सब तो मिलेंगी ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलेगी प्रीलिम्स पास करने का 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, ये बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। आइए शुरू करें। छत्तीसगढ़ ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। इसकी कवायद बहुत लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन हाल के दिनों में हुई कुछ घटनाओं के बाद इस काम को तेजी से किया गया। देखिए, सबसे पहले 2023 में NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। यह संख्या 2014 में 46 के मुकाबले 2022 में 17 हो गई थी। इस कमी को पर्यावरण मंत्रालय ने भी हाईलाइट किया। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में बाघों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने बाघों की कम होती संख्या को लेकर PIL भी दायर की थी। साथ ही NTCA और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को राज्य द्वारा अप्रूवल न मिलने पर आपत्ति जाहिर की गई थी। इन सब के बाद राज्य सरकार ने गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। इसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला सेंचुरी को मर्ज किया गया है। ये टाइगर रिजर्व मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सुराजपुर और बलरामपुर जिलों में फैला हुआ है। इससे राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। देश में एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में मौजूद नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। दूसरे नंबर पर है असम स्थित मानस टाइगर रिजर्व। आपको बता दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(वी) के मुताबिक राज्य सरकार ही NTCA की सिफारिश पर टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करती है। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38W में 2 प्रावधान है। 38W1 के मुताबिक टाइगर रिजर्व की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये परिवर्तन केवल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सिफारिश पर और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मंजूरी पर ही किया जा सकता है। वहीं 38W2 के मुताबिक राज्य सरकार किसी टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई नहीं कर सकती। ये डी नोटिफिकेशन केवल जनहित में NTCA और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मंजूरी से ही किया जा सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद फाइनली एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। जैसे कि खबर चल रही थी, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाते हुए अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। अभी नई गठित अंतरिम सरकार के कार्यकाल के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी प्रमुख के मुताबिक बहुत जल्द बांग्लादेश में जनजीवन सामान्य हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस फ्रांस से बांग्लादेश आए हैं। बांग्लादेश की राजनीति में अभी 3 वर्ग हैं। एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसके विरोध प्रदर्शनों के बाद 15 साल तक सत्ता में रही शेख हसीना को न केवल इस्तीफा देना पड़ा बल्कि देश छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ है आर्मी। तीसरे हैं वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। तीनों की सहमति के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया है। स्टूडेंट्स का ग्रुप बांग्लादेश में मिलिट्री रूल के सख्त खिलाफ था। देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में शेख हसीना को प्रो इंडिया माना जाता है। सेफ प्लेस के लिए भारत आई शेख हसीना ने इस मान्यता को सही भी साबित कर दिया है। अभी बांग्लादेश में मालदीव की तरह ही एंटी इंडिया बयार बहेगी। आपको याद होगा, मालदीव में मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के बाद एंटी इंडिया माहौल तैयार किया गया था। उस समय भी भारत ने अपनी प्रतिक्रिया सधी हुई रखी थी।
बांग्लादेश के मामले में भी भारत को ऐसी ही समझदारी की जरूरत है। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश तो भारत के अलावा बेहद छोटी सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। ये एक चुनौती भी है और रणनीतिक फायदा भी है। भारत को भी बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को सेटल डाउन होने का इंतजार करना चाहिए। साथ ही साझा हितों के लिए बातचीत के द्वार खुले रखने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में भारत के आर्थिक हित भी निहित हैं। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह मालदीव के साथ भारत के रिश्ते सामान्य हुए, वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी आने वाले समय में हो जाएंगे। इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.5% ही रखी गई है। रेपो रेट से मतलब क्या है? रेपो रेट उस दर से मतलब है इसका जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को सिक्योरिटीज के एवज में लोन देता है। ये अल्पकालिक लोन के लिए होती हैं। वहीं बैंक रेट में आरबीआई दीर्घकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम होती है। इन दोनों का ही मकसद बाजार से कैश फ्लो को कम करना और महंगाई को नियंत्रित करना होता है। रेपो रेट में बदलाव न होने के चलते इससे जुड़ी हुई सभी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स में भी बदलाव नहीं होगा, जैसे कि लोन लेने वालों की ईएमआई में वृद्धि नहीं होगी। आपको बता दें, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत केंद्र सरकार एमपीसी का गठन करती है। पहली एमपीसी का गठन हुआ था सितंबर 2016 में। 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और बाकी के 3 सदस्यों को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। आरबीआई के गवर्नर कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी इसके एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद देश की इकोनॉमी में मनी सप्लाई के मैनेजमेंट से है। 8 अगस्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दरअसल 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव या फिर अगस्त ऑफर पेश किया गया था। दरअसल बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआत के समय की। उस वक्त भारत ब्रिटिश आधिपत्य में था। तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, जिन्होंने भारतीयों से बिना विचार विमर्श किए भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र में घोषित कर दिया था। इस पर विरोध जताते हुए कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने भारत को युद्ध में धकेले जाने का एक तरफा निर्णय इसे बताया था। इसके बाद कांग्रेस का सालाना अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को अपनी शर्तों पर सहयोग करना चाहती थी। शर्त यह थी कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हो। ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर लंबे वक्त तक युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए तो भारत की बड़ी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग जरूरी है। इसी के चलते लिनलिथगो ने यह प्रपोजल दिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और अगस्त प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी की संख्या में वृद्धि, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता और युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान सभा का गठन समेत भारत को डोमिनियन स्टेटस जैसे प्रावधान शामिल किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उस वक्त तक कांग्रेस केवल डोमिनियन स्टेटस से संतोष न करके पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है मॉलिम। मॉलिम एक नेविगेटर था। यह भारतीय व्यापारिक जहाजों पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र के जरिए वो तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था। इसके जरिए यह डायरेक्शन बताता था जिससे जहाज सही डायरेक्शन में मूव कर पाते थे। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक नए अध्ययन के अनुसार भारत के प्रमुख शहरों में जमीनी स्तर पर ओजोन प्रदूषण बढ़ रहा है। अध्ययन किए गए सभी 10 शहरों में मानक से अधिक प्रदूषण देखा गया। इसमें विशेष रूप से दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित रही। ग्राउंड लेवल ओजोन एक रंगहीन गैस है जो पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर बनती है। इसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं क्योंकि यह तब उत्पन्न होता है जब 2 प्राथमिक प्रदूषक सूर्य के प्रकाश और स्थिर हवा में प्रतिक्रिया करते हैं। ये 2 प्राथमिक प्रदूषक नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं। इसके मानव स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे श्वसन संबंधी समस्याओं, अस्थमा और फेफड़ों से पीड़ित बच्चों और वृद्धों में गंभीर खतरा पैदा करना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त को EOS 8 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 का प्रक्षेपण कर सकता है। इसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके प्राथमिक मकसदों में सूक्ष्म उपग्रह का डिजाइन तैयार करना और पेलोड उपकरण बनाना तथा भविष्य के उपग्रहों के लिए आवश्यक नई टेक्नोलॉजी को शामिल करना है। यह अपने साथ 3 पेलोड लेकर जाएगा। पहला पेलोड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड IOIR है। दूसरा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टर GNSSR है और तीसरे पेलोड को SICUV
डोसीमीटर नाम दिया गया है। IOIR पेलोड लंबी और मीडियम इंफ्रारेड वेवलेंथ में दिन और रात के समय तस्वीरें खींच सकता है। GNSSR पेलोड समुद्र की सतह की हवा का विश्लेषण करने, मिट्टी की नमी का आकलन करने और बाढ़ का पता लगाने का काम करेगा। वहीं SIC UV डोसीमीटर गगनयान मिशन में अल्ट्रावायलेट विकिरण की निगरानी करेगा। पेरिस ओलंपिक के हालिया घटनाक्रम के बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हालांकि विनेश फोगाट ने अयोग्य घोषित किए जाने के विरुद्ध कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS में अपील की है। उन्होंने अपील में संयुक्त सिल्वर मेडल की डिमांड की है। अब यदि हम CAS की बात करें तो इसकी स्थापना खिलाड़ियों के समक्ष आने वाली कानूनी समस्याओं से निपटने के लिए की गई थी। CAS से संबंधित नियमों की पुष्टि 1983 में की गई, जिन्हें 1984 में लागू किया गया। यह एक स्वतंत्र मध्यस्थता न्यायालय है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल मुद्दों पर निर्णय देता है। उदाहरण के लिए डोपिंग प्रतिबंधों की वैधता, प्रतियोगिता नियमों के अनुपालन या कैंसलेशन और अनुबंध संबंधी मुद्दे इत्यादि। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ICAS CAS का सर्वोच्च अंग है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने QCI सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य क्वालिटी एंड इनोवेशन में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले राज्यों और संगठनों को मान्यता देना और पुरस्कृत करना है। इस फ्रेमवर्क को 4 स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है: शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन। फिलहाल अगस्त की रैंकिंग शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि पर केंद्रित है, जबकि सुशासन को भविष्य के संस्करणों में शामिल किया जाएगा। शिक्षा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। स्वास्थ्य श्रेणी में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल आदि आयुष्मान आरोग्य योजना में पूर्ण प्रमाणन के साथ सबसे आगे हैं, जबकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स रैंकिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। समृद्धि श्रेणी में गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान शीर्ष पर हैं। भारत वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन 15 से 24 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। इसे वर्ष 2000 से हर 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। यह सभा वैश्विक दूरसंचार मानकों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें 193 सदस्य देशों, ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज और दूरसंचार उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। और इस आयोजन से पहले 14 अक्टूबर को ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम का आयोजन भी किया जाएगा। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में मौजूद नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व को अधिसूचित राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई करने की पूर्ण शक्ति केवल राज्य सरकार के पास है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को नील की खेती के विरोध में शुरू हुए चंपारण सत्याग्रह की याद में मनाया जाता है। सही कथनों को चुनना था, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गोरा के लिए साहित्य का नोबेल मिला। वे साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय विजेता बने। उपर्युक्त में से सही कथनों का चुनना था, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प बी, केवल 2। तो आज इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं डेली बेसिस पर, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी कमेंट सेक्शन में देने हैं। नमस्कार।